आ जाइए 226 पेज नंबर 12.4 ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। तो ये ओम का नियम जैसा मैंने बताया कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब एक विद्युत धारा की बात आती है। तो ओम का नियम जो होता है वो तो हर जगह ही काम आता है और काफ़ी बेसिक और मूलभूत एक तरीके से ये एक नियम है, ओम का नियम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ओम का नियम हम। क्या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसकी छानबीन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर छानबीन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि ये जो विद्युत धारा है जो प्रवाहित हो रही है और विभवांतर जो है उन दो बिंदुओं के बीच उसमें कोई संबंध है या नहीं। ठीक है, तो आ जाइए क्रियाकलाप 12.1। चित्र 12.3 में दिखाए अनुसार एक परिपथ तैयार कीजिए। इस परिपथ में लगभग 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार XY, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर तथा 4 सेल जिनमें प्रत्येक 1.5 वोल्ट का हो जोड़िए। निक्रोम निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज तथा आयरन की एक मिश्र धातु है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने एक परिपथ तैयार किया है। क्या किया है? एक परिपथ हमने तैयार किया है और इस परिपथ में हमने बहुत ही एक सिंपल परिपथ है अगर देखा जाए तो हमने एक बैटरी लगाई है। ठीक है, एक बैटरी लगाई है। एक बैटरी लगाने के बाद हमने एक निक्रोम का तार लगाया है। ठीक है, निक्रोम का तार हमने लगाया है और ये निक्रोम का तार जो है वो 0.5 मीटर लंबा है। निक्रोम क्या है? निक्रोम असल में निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन की यानी कि लोहे की एक मिश्र धातु है। इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, जब केमिस्ट्री का पार्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो धातुएं हैं और ये जो तत्व हैं उनके नाम आ गए होंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मिश्र धातु वगैरह क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो असल में बस एक निक्रोम एक मटेरियल है, मान लीजिए आप। ठीक है, उसका हमने तार लिया, जैसे कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम का तार होता है, वैसे ही निक्रोम का हमने एक तार ले लिया है। ठीक है, और फिर हमने उस निक्रोम के तार के जो दोनों ओर के बिंदु हैं XY, ठीक है, चित्र में देखिए आप, चित्र 12.2, उसमें जो XY बिंदु दिख रहे हैं आपको, उसके दोनों बिंदुओं पर हमने क्या लगा दिया है? एक वोल्टमीटर लगा दिया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने वोल्टमीटर जो लगाया है ना, जिस तरीके से हमने वोल्टमीटर लगाया है उसको हम बोलते हैं पार्श्वक्रम। क्या बोलते हैं? पार्श्वक्रम। और जिस तरीके से हमने एमीटर लगाया है उसको हम बोलते हैं हमारा श्रेणी क्रम। ठीक है, तो इस बारे में हमने पहले भी बात की थी। वोल्टमीटर को हमेशा पार्श्वक्रम में लगाया जाता है, उन दो बिंदुओं के बीच जहां जिन दो बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर मापना होता है, और एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्र 12.2 है वहां पर ओम के नियम के अध्ययन के लिए हमने एक विद्युत परिपथ बना लिया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले परिपथ में विद्युत धारा के स्रोत के रूप में केवल एक सेल का उपयोग कीजिए। परिपथ में निक्रोम तार XY से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के लिए एमीटर का पाठ्यांक I, तार के सिरों के बीच विभवांतर के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक V लीजिए। इन्हें दी गई सारणी में लिखिए। इसके पश्चात परिपथ में दो सेल जोड़िए और निक्रोम तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक नोट कीजिए। उपरोक्त चरणों को पहले 3 सेल और फिर 4 सेलों को परिपथ में पृथक पृथक लगाकर दोहराइए। विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के प्रत्येक युगल के लिए अनुपात V/I परिकलित कीजिए। V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए तथा इस ग्राफ की प्रकृति का प्रेक्षण कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत ही एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो कि कराया जाता है और इससे हम जो ओम का नियम है ना उसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओम के नियम के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर पहली बात तो अगर आप बैटरी देखें तो बैटरी कोई सिंपल सी टाइप की नहीं है, थोड़ी सी स्पेशल टाइप की बैटरी है। यहाँ पर हमने एक्चुअली में 4 सेल लिए हैं और उन 4 सेलों को हमने इस प्रकार लगाया है कि हम उनमें से एक एक सेल को क्या कर सकें? परिपथ से जोड़ सकें। हम चाहे तो एक सेल जोड़ सकते हैं, हम चाहे तो 2 सेल जोड़ सकते हैं, हम चाहे तो 3 भी जोड़ सकते हैं, हम चाहे तो चारों के चारों भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से हमारे सेलों को लगाया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 4 प्रेक्षण लेंगे। 4 बार हम क्या लेंगे, हमारी टेबल के अंदर रीडिंग्स लेंगे, जैसा कि हम एक्सपेरिमेंट में कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो ये पहले एक सेल कनेक्ट करेंगे। एक सेल कनेक्ट करने के बाद हम वोल्टमीटर में और एमीटर में रीडिंग लेंगे।
उन दोनों को हम क्या करेंगे, हमारी जो टेबल है, हमारी जो ये सारणी है उसके अंदर लिखेंगे और फिर उनमें से V/I का मान हम निकाल देंगे, वोल्ट पर एम्पियर हम निकाल देंगे। ठीक है भाई, एक V की वैल्यू आएगी, एक I की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो V/I हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम 2 सेल कनेक्ट करेंगे, फिर V निकालेंगे, फिर I निकालेंगे। मतलब जो हमारा प्रेक्षण है वो हम हमारे वोल्टमीटर और एमीटर में से लेंगे और फिर V/I निकाल लेंगे। फिर हम एक तीसरा सेल और जोड़ेंगे, मतलब तीनों सेल जोड़ेंगे, फिर V/I निकालेंगे, फिर 4 सेल जोड़ेंगे, फिर V/I निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम 4 तरह के प्रेक्षण ले लेंगे। फिर हम इन चारों पॉइंट्स को, जो VI के हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम हमारे ग्राफ में दर्शाएंगे और ग्राफ में दर्शाने के बाद हम देखेंगे कि ये किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो हमने ये प्रेक्षण भी ले लिए, हमने ग्राफ भी खींच लिया। ठीक है, तो अगर हो सके तो आप ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको अपनी स्कूल में कीजिए, नहीं है तो फिर आप इस एक्सपेरिमेंट को वर्चुअली भी कर सकते हैं। आप बस सर्च कीजिए गूगल पे वर्चुअल जो ओम का नियम है उसका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उस पर आपको इसके जो वर्चुअल आपको लैब्स मिल जाएंगी, उसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को और इसके जो रिजल्ट्स है वो खुद से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके रिजल्ट्स एनीवे नीचे यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस क्रियाकलाप में आप यह देखेंगे कि प्रत्येक प्रकरण में V/I का लगभग एक ही मान प्राप्त होता है। इस प्रकार VI ग्राफ चित्र 12.3 में दिखाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। इस प्रकार V/I एक नियत अनुपात है। ठीक है, तो देखिए हमने एक सेल लगाया, V का मान ज्ञात किया, I का मान ज्ञात किया और V/I निकाला। फिर 2 सेल लगाया, फिर V का मान, I का मान, V/I निकाला। फिर 3 सेल लगाया, फिर V, फिर I, फिर V/I निकाला। तो हम सोचेंगे कि ये जो V/I है वो अलग अलग आना चाहिए, लेकिन चाहे कितने ही हम सेल लगा ले, V/I जब भी निकालेंगे अलग अलग सेल के लिए हम V लेंगे, अलग अलग सेल के लिए हम I लेंगे हमारे वोल्टमीटर और एमीटर में से। तो हम जब हम V/I करेंगे, V और I का भाग लगाएंगे, अनुपात निकालेंगे, तो वो अनुपात हमेशा क्या आ रहा है, लगभग समान आ रहा है हर वक्त, चाहे हम कितने ही सेलों का उपयोग करें। ठीक है, तो ये काफ़ी अजीब सी बात लगती है कि भाई ऐसा क्यों है, ये V/I अनुपात में क्या खास है कि हमेशा ये सेम आ रहा है। ठीक है, और इतना सेम आ रहा है कि ये जो V और I के हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, इनको जब हमने ग्राफ पर लगाया तो ये हमें लगभग एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। मतलब कुछ कारणों से एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा कुछ ना कुछ वो होती है, एरर्स होते हैं, त्रुटियां होती हैं। तो उस वजह से जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जब जो भी रिजल्ट देता है तो वो लगभग हमेशा क्या देता है, V/I का बराबर मान देता है। तो उससे हमें एक ऑलमोस्ट सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर चित्र 12.3 निक्रोम तार के लिए VI ग्राफ। सरल रेखीय ग्राफ यह दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है, विभवांतर रैखिकतः बढ़ता है। यही ओम का नियम है। ठीक है, तो इसने कुछ बात बताई है, इसको मैं अभी समझाऊंगा। तो यहाँ पर बोला है कि V/I एक नियत अनुपात है। यहाँ पर आ जाइए, 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हमें पता लगी है, ओम के नियम की बात हमें पता लगी कि जब हमने अलग अलग विभवांतरों पर हम अलग अलग क्या यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग बैटरीज यूज़ कर रहे हैं। मतलब हमने पहले 1 बैटरी यूज़ की, फिर 2 बैटरी यूज़ की, 3 बैटरी यूज़ की, 4 बैटरी यूज़ की। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ से, हम जो विभवांतर है उस परिपथ में और जो हमारे पास निक्रोम तार था उसके चारों ओर, जो उसके दोनों ओर जो बिंदु है उसमें जो विभवांतर है उसको हम बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो ये बैटरीज होती है, जो बैटरीज हमारे पास आती है वो नॉर्मली 6 वोल्ट की या इस तरह के कुछ वोल्ट्स की होती है। ठीक है, तो अगर मैं एक बैटरी लगाऊंगा तो मैं 6 वोल्ट के ऊपर रीडिंग लूँगा। ठीक है, अगर मैं एक और बैटरी लगा दूंगा तो मैं 12 वोल्ट के ऊपर रीडिंग लूँगा। अगर मैं एक और बैटरी लगा दूंगा तो मैं और आगे 18 वोल्ट के ऊपर रीडिंग लूँगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैं विभवांतर बढ़ा रहा हूँ सर्किट का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें तो विभवांतर और धारा में संबंध निकालना था। ठीक है, तो विभवांतर जैसे जैसे बढ़ रहा है हमने ये देखा कि उसी प्रकार से उसी के समानुपाती धारा बढ़ रही है।
उसी के समानुपाती धारा बढ़ रही है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो ये काफ़ी सिंपल है। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितना गुना हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, मतलब अगर मैं वोल्टेज को, मतलब बेसिकली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो हमारी करंट बढ़ेगी, और अगर मैं वोल्टेज को कम करूंगा तो हमारी करंट भी कम होगी। ठीक है, अब कितनी कम होगी, कैसे कम होगी, वो डिसाइड होता है एक स्थिरांक से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये नीले अक्षरों में दे रखा है 12.4 जो समीकरण है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि विभवांतर जितना बढ़ता है उतनी ही करंट बढ़ती है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो जब भी ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हटता है तो एक स्थिरांक आता है। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनल या समानुपाती का जो साइन है वो हटता है तो एक स्थिरांक आता है। तो V बाई I जो है वो एक स्थिरांक है जिसको हम R कह देते हैं, और हमने जो ये प्रोपोर्शनल साइन था उसकी जगह पर क्या लगा दिया, इक्वल का साइन, और स्थिरांक R जो है वो हमारी करंट से मल्टीप्लाइड हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये ओम का नियम बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान एक चीज़ है कि जैसे जैसे हमारा विभवांतर बढ़ता है वैसे वैसे हमारी करंट बढ़ती है। और इसको जो किताबी भाषा है, जो बहुत ही फॉर्मल भाषा है, उसमें लिखने का तरीका यह है, उसमें बोलने का तरीका यह है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। या तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी धारा बढ़ती है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो विभवांतर है वो जो विद्युत धारा है उसके समानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा विभवांतर भी बढ़ता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। अब क्यों भाई, तार के ताप की क्या बात आ गई, मतलब क्या टेम्परेचर कैसे तुम बैलेंस कर रहे हो, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है इस चीज़ को, कि विभवांतर और करंट में कैसे क्या जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो ये स्थिरांक है ना R, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, उसको अच्छे से जानना पड़ेगा। अगर आप ये R के बारे में अच्छे से जान जाएंगे ना तो आपको जो ये ताप का पूरा फंडा है वो समझ में आ जाएगा कि ये R आखिर में है क्या। तो उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम कुछ नहीं है कि जो हमारा विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत परिपथ में, वो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है अगर जो ताप है वो समान रहे। ठीक है, और इनफैक्ट यही कारण है कि जो ये ताप में जो डिफरेंस है ना, उसी कारण से हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां आती हैं और हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, समीकरण 12.5 में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। अब देखिए, कोई भी चालक हो, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आ रही है, विद्युत धारा की हमने बात की, वो एक भौतिक राशि है, हमने विद्युत विभव की बात की। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रतिरोध आखिर होता क्या है? अब देखिए, नाम से अगर आप समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप देखिए प्रतिरोध की हम बात करते हैं तो प्रतिरोध असल में इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि विरोध करना। क्या करना? विरोध करना। अब देखिए, आप जब पाइप में पानी को भी क्या करते हैं, पानी को भी आप वो करते हैं, पुश करते हैं, किसी पंप द्वारा पुश करते हैं, तो वो जो पानी है ना, वो जब हमारे पाइप से टकराता है, पाइप की दीवारों से टकराता है, तो कुछ स्लो डाउन तो होता होगा भाई। हमने उसको गति तो दे दी आगे जाने के लिए, लेकिन जब वो पाइप की दीवारों से टकरा रहा है तो उसके प्रेशर में कुछ तो कमी होती होगी। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोध है ना, ये भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो तार है, जो चालक तार है, उसमें से हमारी विद्युत धारा बह रही है, तो विद्युत धारा बह तो रही है लेकिन कुछ ना कुछ तो उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो विरोध आएगा, कुछ ना कुछ ऐसे। भाई किस में से बह रही है? धातु में से बह रही है, तो धातु में अलग अलग हमारे पास यहाँ पर वो उपलब्ध होंगे, हमारे पास अलग अलग परमाणु उपलब्ध होंगे। तो वो जो परमाणु है उनसे इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, उसमें कभी अब्जॉर्ब हो जाएंगे, कभी टकराएंगे, कभी क्या होएगा। तो उस वजह से जो ये विद्युत धारा है उसे क्या करना पड़ता है?
प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। यानी कि ये जो हमारा तार है वो एक तरीके से क्या करता है, कुछ विरोध करता है हमारी धारा का, ज़्यादा विरोध नहीं। जो चालक होते हैं उनमें प्रतिरोध की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है। जो अचालक होते हैं जिनमें से विद्युत धारा नहीं बह पाती, जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक की आप लीजिए, प्लास्टिक का एग्जाम्पल लीजिए, जिससे हमारे जो स्विच बोर्ड्स वगैरह हैं वो बने होते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ठीक है। तो ये जो प्रतिरोध है वो प्लास्टिक का बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप किसी बैटरी को किसी प्लास्टिक से कनेक्ट कर दे और उस प्लास्टिक को हाथ लगा दे तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें जो धारा है वो प्रवाहित होगी ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, उसमें इतना ज़्यादा प्रतिरोध है कि धारा तो जाने ही नहीं देता वो, ठीक है। लेकिन जो धातु भी होते हैं जिनमें अच्छे से भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उनमें भी कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है। और ये जो प्रतिरोध है वो हमारे पास क्या है, V/I, यानी कि V अपॉन में I, ये जो हमारा ओम का नियम है उससे, ठीक है। तो प्रतिरोध आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट भौतिक राशि है। और ये जो प्रतिरोध है वो एक्चुअली में जो हमारा विभवांतर है और करंट का अनुपात निकालने पर आ जाता है, ठीक है। तो हमने जो निक्रोम तार लगाया था, निक्रोम तार का हमने यूज़ किया था, वो एक्चुअली में हमारे पास एक प्रतिरोधक है। क्या है वो? एक प्रतिरोधक है। देखिए आप चित्र 12.2 में आइए वापस, जो क्रियाकलाप 12.1 में चित्र 12.2 दिया गया है, उसके अंदर ये जो आप जिगजैग लाइन देख रहे हैं ना, ये जो XY आप लाइन देख रहे हैं जिसे R से दर्शाया गया है, वो असल में क्या है, यहाँ पर हम एक प्रतिरोध का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए, जो कोई भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो भी एक विद्युत परिपथ होता है उसमें जब हम सीधे सीधे तार का प्रयोग करते हैं ना, ये जो सीधे सीधे हमने तार प्रयोग किए हैं चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, मतलब बैटरी से कुंजी, एमिटर, फिर तार का यूज़ करा हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए। तो जब हम ये बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो तार है ना, इनका जो प्रतिरोध है वो एक तरीके से बिल्कुल शून्य है, ठीक है। जो विद्युत धारा है वो इनमें प्रतिरोध जो है वो महसूस नहीं करती है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, और वो जो सारा रेजिस्टेंस है उसको हम एक जगह पर ऐसे जिगजैग लाइन बना के लिख देते हैं। भाई असल में तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, क्योंकि हम कॉपर वायर यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉपर वायर यूज़ करेंगे तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो उस सारे रेजिस्टेंस को, जितना भी पूरे तार का रेजिस्टेंस होगा, उसको हम एक साथ मिला के जिगजैग लाइन बना के लिख देंगे कि हाँ भाई एक जगह पर ये रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। तो ये एक तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे लिए इजी पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ पर ये नहीं दर्शाया गया है, अभी यहाँ पर तो सिर्फ निक्रोम का तार लगाया है, और वो जो निक्रोम का तार है उसको हमने एक प्रतिरोधक बताया है, क्योंकि जो निक्रोम का तार है उसका जो प्रतिरोध है वो कॉपर से ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो कॉपर का हमारे पास प्रतिरोध है वो काफ़ी नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है निक्रोम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कॉपर का जो यहाँ पर प्रतिरोध है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, या फिर हमारे पास ये बोले कि आप उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब उसे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उससे ज़्यादा नहीं हमारे अकाउंट में नहीं लिया जाता, उसे हमारी जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें नहीं लिया जाता, ठीक है। लेकिन जो निक्रोम का तार है उसका प्रतिरोध कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए वो नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो निक्रोम का तार यहाँ पर एज अ प्रतिरोधक यूज़ किया गया है। कोई भी ऐसा तार जिसका काफ़ी अधिक प्रतिरोध हो उसे प्रतिरोधक हम कहते हैं, ठीक है। समीकरण 12.5 में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R एक नियतांक है, ठीक है। 12.5 पर हमारे पास R जो दिया हुआ है वो हमने पहले ही बोल दिया था एक नियतांक है। तो ऐसा होता भी है जब कोई दिए गए ताप पर, यानी कि एक ताप पर, या भाई ताप में अगर परिवर्तन आता है तो चेंज हो जाता है, वो हम देखेंगे कैसे चेंज होता है। लेकिन अगर एक सिंपल ताप है, ताप बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, तो वो जो हमारा तार है उसका प्रतिरोध एक तरीके से क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है, जिसे तार का प्रतिरोध हम कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक, मैं आशा करता हूँ। और यहाँ पर जो ये R का नियतांक है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, जिसे ग्रीक भाषा का जो अक्षर है ओम, उससे निरूपित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार R इज इक्वल टू V/I या फिर V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो काफ़ी एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हमने सीखी, प्रतिरोध क्या होता है और उसे किस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं। परिभाषा हमने देख ली, और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि
जो ग्रीक भाषा का शब्द ओम है उससे निरूपित इसको किया जाता है, क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम ने इसका बेसिकली पता लगाया था। ठीक है, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है। ठीक है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। समीकरण 12.5 से हमें यह संबंध भी प्राप्त होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, तो चलिए यहां पर हमने देख लिया कि ये जो 1 ओम है वो क्या होता है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो यहाँ पर वही जैसे हमने 1 एम्पियर की परिभाषा देखी थी, 1 वोल्ट की परिभाषा देखी थी, वैसे ही 1 ओम की परिभाषा भी पूछ सकता है कि 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर आप 1 वोल्ट हम ले, 1 वोल्ट किसी दो बिंदुओं के बीच हम अप्लाई करें और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए तो वो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, सीधे सीधे परिभाषा दे रखी है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। समीकरण 12.5 से भी हमें यही संबंध प्राप्त होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। समीकरण 12.7 से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लग रहा है R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो उससे हमें ये पता लग रहा है कि जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ही कम करंट होगी, जो कि हमारा जो परिभाषा है उससे मैच खाती है। हमने क्या बोला था कि प्रतिरोध किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसका विरोध करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो करंट है तो कम ही होगी, और अगर कम प्रतिरोध होगा तो करंट ज़्यादा ही होगी। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? तो समीकरण 12.7 से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, हमने ये बात की थी कि हम विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, विद्युत धारा को हम चेंज कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा विद्युत धारा चाहिए या कम विद्युत धारा चाहिए। हमने रेगुलेटर की बात की थी। ऑल्दो वो वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध मतलब कि ऐसा प्रतिरोध जो कि चेंज हो सकता है, और उस प्रतिरोध को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, धारा भी चेंज कर सकते हैं। तो जो ये परिवर्ती प्रतिरोध है वो हमारे परिपथ में वोल्टता चेंज किए बिना, मतलब हम वोल्टेज को छेड़ नहीं रहे हैं, वोल्टेज हम चेंज नहीं कर रहे हैं परिपथ का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, धारा चेंज कर रहे हैं। सिर्फ कैसे, प्रतिरोध को चेंज करके। प्रतिरोध हमने चेंज किया और धारा हम चेंज उससे कर सकते हैं। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है, धारा नियंत्रक हम बोलते हैं, एक युक्ति होती है, और धारा नियंत्रक से हम क्या कर लेते हैं, हमारे परिपथ में धारा को नियंत्रित कर लेते हैं। ज़्यादा चाहिए ज़्यादा कर लेते हैं, कम चाहिए हम कम कर लेते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बैटरियों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको फिर भी हमको चेंज चाहिए करंट में, तो ज़्यादा प्रतिरोध लगा दो। ज़्यादा प्रतिरोध लगा दिया तो करंट कम हो जाएगा, कम प्रतिरोध लगा दिया तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम नीचे दिए गए क्रियाकलाप की सहायता से किसी चालक के विद्युत, ओके कट गया यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं। तो 228 पेज पर हमें एक और क्रियाकलाप दिया गया है। तो देखिए क्या क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 12.2, एक निक्रोम तार, एक टॉर्च बल्ब, एक 10 वॉट का बल्ब तथा एक एमिटर 0 से 5 एम्पियर परिसर, एक प्लग कुंजी तथा कुछ संयोजी तार लीजिए। 4 शुष्क सेलों प्रत्येक 1.5 वोल्ट का को श्रेणी क्रम में एमिटर से संयोजित करके चित्र 12.4 में दिखाए अनुसार परिपथ में एक अंतराल XY छोड़कर एक परिपथ बनाइए। अंतराल XY में निक्रोम तार को जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए, कुंजी लगाइए, एमिटर का पाठ्यांक नोट कीजिए, प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। ध्यान दीजिए परिपथ की धारा मापने के पश्चात सदैव ही प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। निक्रोम तार के स्थान पर अंतराल XY में टॉर्च बल्ब को परिपथ में जोड़िए तथा एमिटर का पाठ्यांक लेकर बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा मापिए। अंतराल XY में विभिन्न अवयवों को जोड़ने पर एमिटर के पाठ्यांक भिन्न भिन्न हैं। उपरोक्त प्रेक्षण क्या संकेत देते हैं?
आप अंतराल XY में किसी भी पदार्थ का अवयव जोड़कर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में एमिटर के पाठ्यांक का प्रेक्षण कीजिए, इन प्रेक्षणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो ये क्रियाकलाप 12.2 है वो हमें क्या बताना चाह रहा है, वो हमें ये बताना चाह रहा है कि जब भी हम एज अ रेजिस्टेंस, एज अ प्रतिरोधक अलग अलग अवयव लेते हैं तो हमें अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होते हैं, हमें अलग अलग धारा प्राप्त होती है एमिटर में। तो ठीक है, समझिए यहाँ पर आप बात को कि ये जो XY गैप हमने छोड़ा है, उस XY गैप में आप किसी भी तरह का अवयव लगाइए, आप प्लास्टिक लगाइए, आप लकड़ी लगाइए, तो वो तो बिल्कुल ही धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर अलग अलग तरह की धातु लगा सकते हैं, आप एल्यूमिनियम लगा सकते हैं, आप कॉपर लगा सकते हैं, आप ये निक्रोम लगा सकते हैं, जो भी धातु आपके पास अवेलेबल हो उसको आप यहाँ पर लगाइए और यहाँ पर ये जो एमिटर है उसमें आप प्रेक्षण कीजिए। ठीक है, और उस एमिटर में प्रेक्षण करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग हमारे पास जब प्रतिरोधक हम ले रहे हैं तो हमें अलग अलग मान प्राप्त होता है धारा का। ठीक है, तो क्योंकि कुछ जो धातु होती है उनका प्रतिरोध कम होता है, कुछ धातुओं का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, कुछ चीज़ों का प्रतिरोध कम होता है, कुछ चीज़ों का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तो उस वजह से ये जो हमारे पास अलग अलग जो धारा के मान हैं वो प्राप्त होते हैं। इस क्रियाकलाप में हम यह अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा भिन्न है। यह भिन्न क्यों है? कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं, जबकि अन्य इस प्रवाह का विरोध करते हैं। हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक थोड़ी सी इंसाइट आपको ये दे रहा है। ठीक है, आप समझ गए ना कि बहुत ही सिंपल यहाँ पर बात बता रहा है कि कुछ तो अवयव क्या कर देते हैं, कुछ सरल पाथ प्रदान कर देते हैं और कुछ अवयव थोड़ा कठिन पाथ प्रदान करते हैं हमारी विद्युत धारा को, है ना। और इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं किसी भी परिपथ में, किसी भी अवयव में, तो उसके ही परमाणु के आकर्षण की गति के कारण वो क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह करने का विरोध होता है। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है कि विरोध तो होएगा ही, क्योंकि कुछ परमाणु पहले से ही वहाँ पर उपस्थित है, उनके बीच में आकर्षण है तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ही उन इलेक्ट्रॉनों को सीधे सीधे चलने में। इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। सर्वसम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक कहलाता है। समान साइज का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समान साइज की बात की गई है कि भाई समान साइज क्यों, बराबर साइज का क्यों चाहिए। तो वो भी चीज़ आपको पता लगेगी कि भाई ये जो ताप है और ये जो साइज़ है कि भाई कितना मोटा मेरा तार है, कितना पतला तार है, या फिर कितना बड़ा तार है, कितना लंबा तार है या छोटा तार है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि हमारा जो ये विद्युत की जो हमारा ये प्रतिरोधक है, जो हमारा अवयव है, जो हम ये XY की जगह लगा रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस होंगे। मतलब सेम ही चीज़ है, मान लीजिए कॉपर ये, तो मान लीजिए अगर मैंने मोटा ले लिया तो प्रतिरोध अलग हो जाएगा, मान लीजिए पतला ले लिया तो प्रतिरोध अलग हो जाएगा, लंबा ले लिया तो प्रतिरोध अलग हो जाएगा, और पतला और छोटा ले लिया तो प्रतिरोध अलग हो जाएगा। ठीक है, तो फर्क पड़ता है, उन फर्क को हम क्या करेंगे आगे देखेंगे, है ना। प्रतिरोध किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है, साइज पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उनको हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये बात बता रहा है वो ये कह रहा है कि जिसका प्रतिरोध अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है वो एक प्रतिरोधक कहलाता है, जिसका और भी ज़्यादा होता है वो एक क्या कहलाता है, वो एक हीन चालक कहलाता है या अचालक कहलाता है, या फिर हीन चालक बोल सकते हैं क्योंकि कम वो चालन करता है। और जो बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक लगाता है वो हम विद्युत रोधी या फिर हम क्या कहते हैं, हम उसे कुचालक कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो पार्ट है उसको हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में हम बात कर रहे हैं, विद्युत धारा, विद्युत विभव, और अब हमने ओम का नियम और प्रतिरोध के बारे में भी जान लिया है। हमने ये जान लिया है कि प्रतिरोधक क्या होता है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ पढ़ा हमने इस पार्ट में, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और कीप लर्निंग एंड